नमस्कार दोस्तों, 2022 की एंड होने वाला है। अब ये साल किसी के लिए अच्छा रहा तो किसी के लिए नहीं, लेकिन 2022 की एंड में फ्रांस की बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अर्नाल्ट ने आखिरी बाजी मार दिया। दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क को पीछे छोड़कर मशहूर लग्जरी ब्रांड के ओनर बर्नार्ड अर्नाल्ट ने फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में दुनिया की रिचेस्ट पर्सन की किताब अपने नाम दर्ज कर लिया। अब इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई यूरोपियन इस लिस्ट में नंबर 1 पर शामिल हुआ। इससे पहले जितना भी अमीर इंसान थे वो ज्यादातर अमेरिकन थे। अब इस बैग को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आएगा? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये एक सिंपल सा लेडीज हैंडबैग है, लेकिन अगर आपको इसकी कीमत पूछा जाए तो हर कोई अपने हिसाब से जवाब देगा 5000, 10,000, 15,000। लेकिन जब आप इसकी कीमत देखते हो तो आप चौंक जाएंगे कि एक सिंपल सा हैंडबैग की कीमत 2 लाख, दूसरी ओर इस हैंडबैग की कीमत 14 लाख। तो सर जी, ये इस बैग की कीमत नहीं है, बल्कि इस बैग के ऊपर लगाया हुआ टैग लुइस विटो की कीमत है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा लग्जरी ब्रांड है। तो कौन है बर्नार्ड अर्नाल्ट और कैसे एक होमलेस टीनेजर ने दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड को खड़ी कर दिया? आइए आज की इस वीडियो में बर्नार्ड अर्नाल्ट के साथ साथ उनकी इस लग्जरी ब्रांड की स्टोरी के बारे में जानते हैं। बर्नार्ड जीन इटिनी अर्नाल्ट का जन्म हुआ था 5 मार्च 1949 में फ्रांस की रोबिक शहर में। अर्नाल्ट की पिताजी की एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी था फेरेट सेविनेल। 1971 में अर्नाल्ट एक्नो पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने लगता है। अब बहुत ही कम टाइम के अंदर अर्नाल्ट अपनी काम में महारत हासिल कर लेता है। 25 साल की उम्र में अर्नाल्ट एक सिविल इंजीनियरिंग डेवलपर बन जाता है। अब उनकी बिजनेस आइडिया को देखकर उनके पिताजी काफी प्रभावित थे और इसी वजह से उनके पिताजी ने उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। अब अर्नाल्ट ने उनके पिताजी की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी को एक रियल एस्टेट कंपनी में बदलने का फैसला किया। उसके बाद अर्नाल्ट एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में काम करने लगा। अब अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते तो मोनार्चिस के टाइम यूरोपियों ने दुनिया भर में काफी लूट मचाई थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो पैसा खर्च कहाँ करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा जमीन तो थी नहीं और इसीलिए ये लोग विलासिता की चीजों में अपनी पैसा को इन्वेस्ट करने लगा। जैसा कि अगर आपको एक घर बनाना है तो आपने एक महंगा घर बनाया, ये तो सही है, लेकिन अगर आप उस घर में सोने की नॉल लगाना चाहते हो या फिर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है तो आपने एक महंगा मोबाइल खरीदा, लेकिन अगर आपको उस मोबाइल के पीछे डायमंड लगाना है, इन सब चीज विलासिता की चीजों पे चला जाता है, यानी कि जो चीज हम लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करते हैं। और यूरोपियन ने भी अपने पैसों को इस चीजों पर खर्चा करने लगा। अब दुनिया के जितने सारे लग्जरी ब्रांड है वो ज्यादातर यूरोपियन है। 1980 में अर्नाल्ट ने एक लग्जरी ब्रांड बनाने के बारे में फैसला किया। अब सीएनबीसी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने लोगों के साथ ये आइडिया डिस्कस किया कि एक लग्जरी ब्रांड बनाएगा और उसके अंदर काफी सारे ब्रांड रहेगा, जैसा कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का है, तो लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया कि ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि ये एक ब्रांड रहेगा, उसके अंदर और भी ब्रांड रहेगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस इंसिडेंट ने अर्नाल्ट की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। 1981 में फ्रांस के अंदर सत्ता पलट जाता है। फ्रांस में सोशल पार्टी की सरकार बनता है और इसी वजह से अर्नाल्ट को अपना घर छोड़ना पड़ता है। सरकार को ये लगा कि अर्नाल्ट सरकार विरोधी है और इसी वजह से उनको फ्रांस से निकाल दिया गया। अब अर्नाल्ट अपनी फीमेल को लेकर अमेरिका चला जाता है और एक दिन न्यूयॉर्क में टैक्सी के अंदर ट्रेवल कर रहा था। अचानक टैक्सी ट्रैफिक जाम में रुक जाता है तो अर्नाल्ट टैक्सी ड्राइवर के साथ बात करने लगता है। अर्नाल्ट टैक्सी ड्राइवर को पूछता है कि आप फ्रांस के बारे में क्या जानते हो? तो टैक्सी ड्राइवर जवाब देता है कि मैं फ्रांस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, फ्रांस का एक ब्रांड है क्रिश्चियन डियोर, उनके बारे में जानता हूँ। अब टैक्सी ड्राइवर की इस बात ने अर्नाल्ट पूरी तरह से शॉक हो गया। अर्नाल्ट को इस बात का एहसास होने लगा कि दुनिया भर में लोग फ्रांस को किस चीज के बारे में जानते हैं। अब 1983 में अर्नाल्ट की घर वापस होती है और अर्नाल्ट घर वापस लौटने के बाद मोएट हेनेसी और लुइस विटो जैसे कंपनी की प्रेसिडेंट के साथ काम करने लगा। अब 1984 में अर्नाल्ट को पता चला कि क्रिश्चियन डियोर की जो पेरेंट कंपनी है बोसेक, यानी कि क्रिश्चियन डियोर को जो ओन करता है वो बोसेक कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया है और फ्रेंच गवर्नमेंट बोसेक को बेचने के लिए बायर की तलाश कर रहा है। अब कभी टैक्सी ड्राइवर ने अर्नाल्ट के सामने जिस ब्रांड के बारे में जिक्र किया था वो ब्रांड को खरीदने का मौका था अर्नाल्ट के पास और अर्नाल्ट इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो भी पैसा कमाया था उसको इन्वेस्ट करके बोसेक को खरीद लिया और खरीदने के 2 साल के अंदर ही कंपनी की 9,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया और इसी वजह से उसको द टर्मिनेटर कहा जाने लगा था। फिर क्रिश्चियन डियोर और लेबन मर्चेंट को छोड़कर बोसेक के अंदर जितना भी सारा एसेट था वो सारा का सारा एसेट को बेच दिया। 1987 में अर्नाल्ट ने गुइनिस के साथ मिलकर
एक होल्डिंग कंपनी बनाता है जिसका नाम था LVMH। अब अर्नाल्ड का उस कंपनी में 24% हिस्सेदारी था। अब अचानक ये रूमर्स फैल जाता है कि लुइस विटो LVMH ग्रुप की शेयर खरीदने वाला है और इसी वजह से बर्नार्ड अर्नाल्ड ने $600 मिलियन इन्वेस्ट करके LVMH की 13.5% स्टेक को खरीदकर LVMH ग्रुप की सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। अब 1989 में $500 मिलियन इन्वेस्ट करके LVMH ग्रुप की और भी शेयर खरीद लिया और LVMH ग्रुप की शेयर खरीदने के बाद LVMH ग्रुप की एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग बोर्ड का चेयरमैन बन गया। अब लीडरशिप मिलने के बाद अर्नाल्ड ने LVMH ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड बनाने का फैसला किया। 1990 में LVMH ग्रुप को तेजी से ग्रो करवाने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ऑफिस खोला। अर्नाल्ड की कहना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतना यूनिक होना चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों के ध्यान को अपनी ओर खींच ले। LVMH ग्रुप की बिजनेस स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो कमाल की बिजनेस स्ट्रेटेजी है LVMH ग्रुप का, जहां पर दूसरी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और फिर डिमांड को पूरी करने के लिए क्वांटिटी पर ध्यान देता है, वहीं पर LVMH ग्रुप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करता है। जैसा रोल्स रॉयस की ज्यादातर प्रोडक्ट हैंडमेड होता है, LVMH ग्रुप की प्रोडक्ट को भी हाथों से बनाया जाता है। शायद आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर आपको ऑनलाइन पर कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और आप उसको बाद में खरीदना चाहते हो, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि शायद कुछ ही प्रोडक्ट बचा हुआ है, तब आप बहुत ही जल्द उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, इसको FOMO कहा जाता है, यानी कि फियर ऑफ मिस आउटिंग, और LVMH ग्रुप इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब बर्नार्ड अर्नाल्ड के हिसाब से बजाय कंपनी की एम्प्लॉय को ज्यादा ट्रेन करने की, वेल ट्रेंड एम्प्लॉय को हायर किया जाए ताकि कंपनी की टाइम भी बच जाएगा और ऊपर से वेल ट्रेंड एम्प्लॉय से बेहतरीन प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय को काम करने के टाइम ज्यादा सर्विलेंस में नहीं रखना चाहिए, इससे एम्प्लॉय फेयरलेसली काम नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। अब LVMH ग्रुप सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स पर ध्यान नहीं देते, बल्कि रिसर्च टीम ये देखता है मार्केट में डिमांड कैसा है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है और फिर कैसे कस्टमर की डिमांड को पूरी किया जा सकता है, और इन सब चीजों की बेस पर डिजाइनर अपने डिजाइन में बदलाव लाते हैं और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोलैबोरेशन कंपनी की ग्रोथ में बहुत ही मदद करता है। बर्नार्ड अर्नाल्ड की LVMH ग्रुप की सक्सेस के पीछे इकोस्टेटिक स्ट्रेटेजी एक लीडिंग रोल प्ले करता है। उनके हिसाब से अगर कोई कंपनी आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में कम्पीट कर रहा है तो बजाय अपनी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाने की, उस कंपनी को ही एक्वायर कर लिया जाए, और इसी स्ट्रेटेजी ने बर्नार्ड अर्नाल्ड को दुनिया की रिचेस्ट इंसान बना दिया। 1987 में बर्नार्ड अर्नाल्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड लुइस विटो को खरीद लिया और फिर 1988 में अमेरिकी ब्रांड सेलिन को खरीद लिया। फिर बार्लूटी, केंजो, परफ्यूम ब्रांड गुएरलिन, थॉमस पिंक जैसे बड़े बड़े ब्रांड को LVMH ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया। अर्नाल्ड के लीडरशिप में सिर्फ 11 साल के अंदर ही LVMH ग्रुप की सेल्स और प्रॉफिट 5 गुना ज्यादा हो गया और ऊपर से LVMH ग्रुप की मार्केट कैप 15 गुना इंक्रीज हो गया। 1999 में अर्नाल्ड की ध्यान गया इटालियन ब्रांड गुच्ची की ओर, जिसका मालिक था टॉम फ्रॉड और डी सोले। किसी को बिना बताए अर्नाल्ड ने गुच्ची की 5% स्टेक खरीद लिया। अब जैसे कंपनी को पता चला तो कंपनी ने गुस्से से अपनी नाराजगी जताई और कहा ये तो क्रीपिंग टेकओवर है। अब जैसे सबको पता चला तो अर्नाल्ड ने तो गुच्ची की 34.4% स्टेक खरीद लिया। अब गुच्ची को लगा कि अब कंपनी शायद जाने वाला है और इसी वजह से डी सोल ने अर्नाल्ड को बोर्ड मेंबर के लिए ऑफर कर दिया। डी सोल को लगा कि अगर अर्नाल्ड बोर्ड मेंबर को एक्सेप्ट करता है तो शायद कंपनी में अपनी स्टेक को इंक्रीज करना कम कर देगा, लेकिन अर्नाल्ड ने इस टर्म को रिफ्यूज कर दिया। अब डी सोल ने कंपनी को बचाने के लिए एक लूपहोल निकाला कि कंपनी के बोर्ड मेंबर के अप्रूवल के बिना अर्नाल्ड कंपनी में हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। डी सोल ने कंपनी को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की, लेकिन बात कोर्ट तक पहुंच गया। 2001 में कानूनी फैसले के बाद अर्नाल्ड ने $700 मिलियन की मुनाफे में गुच्ची की सारे शेयर बेच दिया। 2011 में अर्नाल्ड ने इटालियन ज्वेलरी ब्रांड बुल्गारी की 50% शेयर खरीद लिया और फिर 2017 में $13 बिलियन में क्रिस्टियन डियोर को खरीदकर एक प्राइवेट कंपनी बना लिया। फिर 2019 में $16 बिलियन में टिफनी को खरीद लिया। बर्नार्ड अर्नाल्ड की लीडरशिप में LVMH ग्रुप यूरोजोन के अंदर मार्केट कैप के हिसाब से लार्जेस्ट कंपनी बन गया, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है €345 बिलियन। और आज की डेट में LVMH ग्रुप के अंदर टोटल 70 फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांड शामिल है, इंक्लूडिंग लुइस विटो, सेफ्रॉन। आज की डेट में बर्नार्ड अर्नाल्ड की टोटल नेट वर्थ है $181 बिलियन। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो 1973 में उन्होंने एनी डेवरिन से शादी की थी, जिनकी 2 बच्चे थे, और 1990 में वो दोनों अलग हो गए। फिर 1991 में अर्नाल्ड ने हेलेनी मर्सिनी से शादी की, उनकी 3 बच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ दुनिया की नए रिचेस्ट पर्सन की स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।